देश का सवाल में आज दुनिया को सबसे बड़ा जवाब। जी हां, आज एक अच्छी खबर और बड़ी खबर पर होगी चर्चा और ये जानेंगे कि आखिर कोरोना को हराने, कोरोना को मसलने, कोरोना को पूरी तरह खत्म करने के लिए दुनिया में पहली बार बनी है कोरोना की दवा, और वो भी भारत के वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कितने जल्दी आपको मुहैया होगी, इस पर होगी चर्चा। तो आने वाले 40 मिनट तक लगातार आप देखिए देश का सवाल इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। देश में कोरोना संकट के बीच आज राहत भरी खबर सामने आई है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के सहयोग से 2 यानी कि 2-डीऑक्सी 2DG दवा विकसित की है, जिसे DCGI ने आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी भी दे दी है। 2DG के इलाज के बाद अधिकांश मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। इसके साथ ही आज से कोरोना के नए नियमों को मंजूरी दे दी गई है। इसके मुताबिक अब संदिग्ध मरीज को भी कोविड सेंटर में भर्ती कराया जा सकेगा और इसके लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट को लेकर एक 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का ऐलान कर दिया है। यह टास्क फोर्स ऑक्सीजन की उपलब्धता का आकलन करेगी यानी ऑडिट करेगी, साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सिफारिशें भी करेगी। कोरोना संकट में ये तमाम इंतजाम लोगों की मुसीबतों को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। हालांकि देश में कोरोना संकट से अस्पतालों के हाल बदहाल हैं और मरीजों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। राहतों और परेशानियों को लेकर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि नई दवा 2DG को लेकर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का क्या कहना है। डॉक्टर चांदा ने बताया कि हम लोगों ने इसका टेस्टिंग किया, उसके बाद फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया। फेज़ 2 के रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग थे, जिसके बेस पे DCGI ने हमें फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी। और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुंचेगी। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में, और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-डीऑक्सी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए, और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में, और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। जी हाँ, आप सुन रहे थे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को लगभग पूरा 1 साल लग गया। मई 2020 में ये शुरू हुआ और आज मई 2021 है, जब एक बड़ा चमत्कार कहें इसे, कोरोना को हराने के लिए डीआरडीओ ने एक दवा विकसित की। क्या है कोरोना की नई दवा 2DG और इसके क्या फायदे हैं, आइए आपको बताते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत कम करती है ये दवा, जल्दी रिकवरी में भी मदद करती है, RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव करती है। ये बड़ी खबर। इसके साथ साथ दवा लेने का तरीका पैकेट में पाउडर की तरह होती है, पानी में घोलकर मरीज को दी जाती है। कब और कहां हुआ ट्रायल? दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच देश के 27 कोविड अस्पतालों में। जी हां, किन राज्यों में ट्रायल हुआ? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु।
जी हां, इन राज्यों में इसका ट्रायल हुआ। कोरोना के इलाज को लेकर जो नए नियम बनाए गए हैं उन्हें भी यहां आपको बता देना जरूरी समझते हैं। कोरोना इलाज के नियम में बदलाव और संदिग्ध मरीज भी कोविड सेंटर में हो सकेंगे भर्ती। कोविड सेंटर में भर्ती के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट की अब नहीं होगी जरूरत। संदिग्ध मरीज को अलग वार्ड में रखा जाएगा। किसी भी मरीज को इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता। जी हां, इस वक्त की ये ताजा जानकारियां और बड़ी खबर आप लोगों के लिए। देश का सवाल नई दवा कितनी कारगर होगी, ये सवाल है। कैसे मिलेगी ये दवा, आम आदमी तक कब पहुंचेगी, अस्पतालों के हालात बदतर हैं, ऐसे में संदिग्ध मरीजों का इलाज आखिर कैसे होगा। रोज 4 लाख केस सामने आ रहे हैं। सरकार क्या दबाव में ये फैसला ले रही है या कोई सरकार के पास ठोस प्लान है? जी हां, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है जिसमें विशेषज्ञ भी होंगे और साथ ही सियासत के मेहमान भी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बीजेपी प्रवक्ता विश्वास पाठक हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिल्डा हमारे साथ हैं और हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला। जी हां, डॉक्टर नरेश चावला आपका स्वागत है, डॉक्टर गिल्डा आपका स्वागत है और विश्वास जी आपका स्वागत है। और इस कारवां में जो कि 40 मिनट तक लगातार देश का सवाल देख रहे दर्शकों को जवाब देने के लिए कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल कहूं या आपको बधाई दूं, डॉक्टर नरेश चावला, कोरोना को लेकर बड़ी कामयाबी, दुनिया के सामने भारत का बच सकता है डंका, जबकि कोरोना को लेकर दवा आज आ गई, डीआरडीओ ने किया ऐलान। डॉक्टर चावला, गौरव की बात है। कहते हैं ना कि इस आपदा में भी हमें एक अवसर मिला है एक नई दवाई निकालने के लिए। इसके लिए मैं डीआरडीओ के साइंटिस्टों को बधाई दूंगा और सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक शब्द वर्ड ऑफ कॉशन कहना पड़ेगा। जो ये दवाई जो 2DG कही जा रही है, ये नंबर 1 इट इज मेंट ओनली फॉर अकॉर्डिंग टू द पीपल हु हैव क्लेम्ड इट आल्सो ओनली फॉर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस, नंबर 1। नंबर 2, मत भूलिएगा ये सिर्फ हिंदुस्तान के कंजम्पशन के लिए नहीं है, दिस कैन बी एन इंटरनेशनल ड्रग। तो इसके लिए टोटल रेंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड मल्टी सेंट्रिक ट्रायल जो हम हर दवा के लिए करते हैं वो इसको पूरे, हालांकि ऐलान तो हो ही चुका है, लेकिन इससे पहले कि इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो, इसके फेज 3 ट्रायल्स अच्छे से हों, ताकि जो हम डंका बजाना चाहते हैं पूरी दुनिया में और जिसकी हमें जरूरत भी है, ताकि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस घर बैठे बैठे होम आइसोलेशन में ठीक होंगे, उनको अस्पतालों में या आईसीयूज के या ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत ना पड़े। तो ये बहुत ही वेलकम न्यूज है, क्योंकि हम खुलेआम क्लेम करते हैं कि 90% पेशेंट्स घर बैठे बैठे ठीक हो सकते हैं होम आइसोलेशन में। अगर 90% कोरोना के केसेस घर बैठे ठीक हो जाएं तो 10% को हमें संभालने में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को दिक्कत नहीं आएगी। तो दिस इज वेरी वेलकम न्यूज। इसको बहुत ही कॉशियसली आगे बढ़ाया जाए, अच्छी तरह प्रूव करके मार्केट में लॉन्च किया जाए, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, तो इट मे टेक कपल ऑफ मंथ्स। तो ये तो डॉक्टर रेड्डीज लैब ने अभी अनाउंस नहीं किया है, तो आने वाले समय पता चलेगा। बट इवन देन इंडिया से एक नए मोलिक्यूल का निकलना, वो एक पक्का सबूत से निकलना, इट इज ए वेरी वेरी वेलकम और बहुत ही प्राउड न्यूज है हिंदुस्तान के लिए। डॉक्टर ईश्वर गिल्डा, आप डॉक्टर चावला को सुन रहे थे। डॉक्टर गिल्डा, एक ये चमत्कार एंटी कोविड-19 ड्रग भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित कर ली है। एक बहुत अच्छी स्टेप है और मुझे याद है कि एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब्दुल रहमान अंतुले। वो एक हर भाषण में एक बात बोलते थे कि भगवान रेमेडी और मेलेडी दोनों देता है, यानी प्रॉब्लम भी देता है और सॉल्यूशन भी देता है। तो खाली हमारा इंसान बोल के काम क्या होता है कि वो सॉल्यूशन कौन सा प्रॉब्लम को काम आएगा या कौन सा प्रॉब्लम के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम आएगा ये ढूंढना है। जब से कोविड का बहुत बड़ा बोलबाला चल रहा है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक प्रिवेंशन के लिए, जिसके लिए मास्क है, और वैक्सीन है। वैक्सीन मिल गया, लेकिन जो मरीज है ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कोई चीज थी नहीं। तो अगर ट्रीटमेंट के लिए कोई चीज आती है तो इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। सारी दुनिया के विशेषज्ञ इसके काम में लगे हैं कि इसके कोई क्योर आ जाए। और अगर ये क्योर साबित होता है, जैसे RT-PCR को निगेटिव करता है, बहुत से लोगों को बचाता है, ऑक्सीजन की कमी को कम करता है, तो इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। लेकिन जैसा डॉक्टर चावला ने बताया कि हमें 2 चीजें करना है।
एक तो जो फेज 3 है बहुत ज्यादा लोगों में बड़े पैमाने पे होना, और दूसरा एक पीयर रिव्यूड जर्नल के अंदर पब्लिश होना जिसको दुनिया मान सके, क्योंकि हमारे डीसीजीआई को हमारा कंट्री मानेगा, लेकिन दुनिया कब मानेगी अगर ये कोई अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाए तो पीयर रिव्यूड है, आप जैसे लैंडसेट है, पीएमजे है, एनईजीएम है, तो ऐसे जगह पब्लिश हो जाए तो हम थोड़ा उंगली क्रॉस करके बैठेंगे और ट्रायल करते रहेंगे। तो जो मरीजों को फायदा होता है हम देखते जाएंगे क्या क्या फायदा हो रहा है, इसके कोई बड़े साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो देखते जाएंगे। और बहुत अच्छी बात है अगर ये सचमुच हमें कारगर मिल गया तो इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। जी डॉक्टर ईश्वर गिल्डा, ईश्वर की दया ही होगी कि ये अपने आप में रामबाण दवा साबित हो जिसमें आरटीपीसीआर ही नेगेटिव हो जाए। हमारे साथ दो और मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीमा मलिक, जी हाँ डॉक्टर सीमा मलिक एनसीपी की प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ हैं, जो खुद एक पेशे से डॉक्टर भी हैं। हमारे साथ विजय कौशिक, जी हाँ विजय कौशिक, आप कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, आप हमारे साथ हैं। विश्वास जी मैं आप पे आऊंगा। जी हाँ विश्वास कर लेना होगा क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने 1 साल के अनुसंधान और कड़ी मेहनत के बाद कोरोना को हराने के लिए आखिरकार दवा ले आए। जी हाँ जो दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में जो इसका ट्रायल हुआ, लगभग 110 लोगों पर ट्रायल हुआ और ये नेगेटिव साबित हुआ। तो ऐसे में अब विश्वास कर लेना चाहिए कि भारत के पास कोरोना को जवाब देने के लिए एक ठोस इलाज आ गया है। विश्वास पाठक। मनीष जी जरूर, मैं सर्वप्रथम डॉक्टर रेड्डी की टीम, डीआरडीओ की साइंटिस्ट की टीम, इन सभी को मैं इनका अभिनंदन करूंगा जिन्होंने एंटी कोविड ड्रग्स बनाया और जिसको डीसीजीआई ने मान्यता भी दे दी है। अब ये ड्रग्स के कारण एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। क्रांति इसलिए कि पहले फेज में हम मैक्सिमम 97,000 तक पेशेंट्स हमने अनुभव किए थे, अभी 4 लाख के ऊपर चले गए हैं। और 4 लाख के ऊपर जाने के बाद में जब हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो हॉस्पिटलाइजेशन में आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए क्यू है, रेमडेसिविर दवाई कम पड़ रही है, स्टीरॉइड्स है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, सभी चीजों का हम सही तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है। इसके ऊपर ये जो अभी दवाइयां है, जिससे माइल्ड और मॉडरेट इस प्रकार के जो पेशेंट रहेंगे उनको घर बैठे उसका इलाज हो सकता है। आरटीपीसीआर अगर पॉजिटिव आती है तो ये दवाई ओरल मुंह से लेने के बाद में वो आरटीपीसीआर में निगेटिव हो जाएगी, ऑक्सीजन की संभवतः जरूरत नहीं पड़ेगी, वेंटिलेटर वगैरह ये सब चीजें नहीं आएगी। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम है जो हमारे साइंटिस्ट ने किया है। और मैं साथ ही साथ पीएमओ, हेल्थ मिनिस्ट्री, इनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ क्योंकि वो शुरू से ये कोविड वैक्सीन के रिसर्च के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे ख्याल से ये बहुत दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा इन्वेंशन है जिसके कारण सभी लोग इसके लाभार्थी होंगे। जी विश्वास जी, विश्वास करते हैं कि ये जल्द ही बाजार में भी उपलब्ध होगी ताकि आम आदमी को इसका लाभ मिल सके। और जो त्राहिमाम बचा हुआ है, जी हाँ मरीज परेशान है, हैरान है, अस्पताल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, उससे निजात मिलेगी। डॉक्टर सीमा मलिक, आप खुद एक डॉक्टर हैं और आप एनसीपी की प्रवक्ता, और आपकी पार्टी की सरकार जिस राज्य में चल रही है वहां सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। डॉक्टर सीमा मलिक, ये जो जीवन रक्षक घोल कहूंगा मैं इससे, एंटी कोविड-19 ड्रग, ये एक जीवन रक्षक घोल है। डॉक्टर सीमा मलिक, आपको क्या लगता है कि कितने जल्दी ये बाजार में आ जाए? और मेरे साथ जो डॉक्टरों का पैनल है, डॉक्टर चावला, डॉक्टर गिल्डा, इनसे मैं ये पूछूंगा अगर ये ड्रग ले लेते हैं तो क्या इसके बाद भी वैक्सीन की जरूरत होगी? और आखिर ये घोल को पीने के बाद, जी हाँ, क्या कोरोना को सारी दुनिया घोल कर पी जाएगी और कोरोना को हरा पाएंगे? देखिए, नमस्कार सारे पैनलिस्ट को और आपको भी अवश्य थी। देखिए, मैं आपने 2 चीजें कही। एक तो आपने दवा के बारे में पूछा, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी हमारी पूरी जो रिसर्च टीम है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को, गवर्नमेंट को, कि उन्होंने एक ऐसी दवा आ रही है जिसपे कि लाइक जो विच इज अ लाइफ सेविंग काइंड, ऑक्सीजन लेवल्स को कम करेगी, आरटीपीसीआर नेगेटिव करेगी एंड वायरस से लड़ाई करेगी, वायरस के संक्रमण को रोकेगी। तो उसके लिए बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बट एट द सेम टाइम, जैसे कि डॉक्टर चावला ने बोला, वी शुड बी वेरी कॉशियस आल्सो व्हाइल लॉन्चिंग दिस मेडिसिन। 3rd फेज का ट्रायल है जो वो हमें बहुत ही कॉशियसली करना चाहिए। लॉन्च करने के पहले एक
एक अब आप बोलेंगे कि मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ, और आपने दूसरा बोला कि हमारे महाराष्ट्र में या हमारे राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमण है, पर आपने शायद आपने कभी हमारी पीठ नहीं ठोकी कि किस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया आपको कि किस तरह से हमने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए और किस तरह से हमने ऑक्सीजन की कमी को दूर किया है अपने यहाँ पे, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ करी है। और किस तरह से हमारे यहाँ जो स्लम्स थे, जो सबसे बड़ा स्लम था पूरे एशिया का, उसमें किस तरह से हमने संक्रमण रोका था, उसकी नजरिया की तारीफ करी थी। तो हम लोग देखिए क्रिटिसिज्म जितना भी होता रहे, हर समय यही है कि महाराष्ट्र में ये है वो है, हम लोग अपना काम करते रहे और हम एक प्लेटू आ गया। और मुंबई में आप देखिए कितने कम केसेस हो गए और कितनी अच्छी तरह से काम हो रहा है। तो इस पर मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप बोलेंगे कि आप राजनीतिक बात कर रही हैं, देखिए मेडिसिन आ रही है, बहुत अच्छी बात है, पर मैं एज अ डॉक्टर आई रियली वेलकम दिस, एंड अगर ऐसा कुछ आता है तो बहुत अच्छा ही है। और पर यही है कि विद अ वर्ड ऑफ कॉशन कि ट्रायल अच्छे से होना चाहिए, और किसी भी आपत्ता में ही आविष्कार होते हैं, तो एक आविष्कार अगर है तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी पूरी रिसर्च टीम को इंडिया की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, जितने भी साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स जी। डॉक्टर सीमा मलिक, आपकी सरकार जिस राज्य में है वहाँ के आंकड़े सीमा में नहीं है। डॉक्टर सीमा मलिक, आपकी सरकार जिस राज्य में है वहाँ के संक्रमण के आंकड़े सीमा में नहीं है। डॉक्टर मलिक, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर मलिक, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ विजय कौशिक जी हैं, आप ही के सहयोगी हैं, उन्हीं के सहयोग से आपकी सरकार चल रही है राज्य में। जी हाँ, विजय कौशिक जी, अब तो आज आप खुश होना चाहिए। सवाल की जगह आपको बधाई देनी चाहिए सरकार और देश के वैज्ञानिकों को कि कोरोना को हराने, कोरोना पर विजय पाने हम बस केवल एक कदम दूर हैं। अवस्थी जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये जो बात है बिल्कुल सत्य साबित हो, और इसके लिए मैं एडवांस में भारत सरकार को और अपने वैज्ञानिकों को और देश के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि निश्चित तौर पर इससे भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ेगा। लेकिन कोरोना के ऊपर दूसरे मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। हम विपक्ष में होने के नाते सरकार से कुछ मामलों में सकारात्मकता की उम्मीद रखते हैं। मैं आपको बड़े दुख के साथ, खेद के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो कोरोना से मौतें हुई हैं, उनमें से आधी मौतें मिसमैनेजमेंट के कारण हुई हैं। इसको लेकर हमने सरकार को सुझाव भी दिए। आप ये देखिए ज्यादातर मौतें क्यों हुई कि हॉस्पिटल में लोग एडमिट हैं जिनके इलाज पर 5 से 10 लाख 20 लाख प्राइवेट अस्पताल वाले वसूलते रहे, लेकिन उसी अस्पताल में अगर हार्ट का कोई पेशेंट गया जिसका बिल 1 से 1.5 लाख रुपए बनना है, उसको दाखिल ही नहीं किया गया। उसके कारण वो हार्ट अटैक के कारण लोगों की मौत हुई, यानी कि ब्रेन अटैक से भी मौतें हुई। बहुत सी ऐसी बीमारियों से मौत हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड के पेशेंट इतने ज्यादा भरे पड़े थे अस्पतालों में, इसलिए उनकी सुध ही नहीं ली गई। पहली बात, हमने सरकार से मांग की थी कि हर जिले में एक आपातकालीन सेंटर बनाया जाए, उसमें उसी के द्वारा ही प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हो, ताकि सरकार को पता रहे कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी कोविड पेशेंट की भर्ती हो रही है तो वो जेन्युइन है या नहीं है, और लोग धक्के खाने से भी बच जाएंगे। अब हुआ ये कि बहुत से पेशेंट तो दहशत से मर गए। वो एम्बुलेंस में थे, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनको उनके परिवार वाले एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे ले लेकर घूमते रहे। अंत में क्या हुआ कि 4-5 हॉस्पिटल घूमने के बाद में पेशेंट दहशत से ही मर गया। तो हमने सरकार से मांग की कि ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। हमने मांग की जब तक इस मामले में ईमानदारी नहीं आएगी तब तक ये कोविड के पेशेंट नहीं घटेंगे। क्यों आप लूट पर अंकुश लगा दीजिए, आधे से कम पेशेंट रह जाएंगे। हमने सरकार से ये कहा कि सबसे पहले तो कोविड के इलाज के रेट निर्धारित किए जाएं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो भर्ती हो वो सरकारी हॉस्पिटल्स के द्वारा हो, लेकिन सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं मानी। आज जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें आधी से ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो हमारे सिस्टम के विश्वास पाठक जी हैं। विश्वास पाठक जी, आपके इन सवालों का जवाब विश्वास जी, अस्पताल जाओ तो बेड नहीं, और बेड है तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है तो बेड नहीं। ऐसे में आज एक और फैसला लिया गया, फैसला ये कि जो संदिग्ध मरीज होगा उसे भी भर्ती करना अनिवार्य होगा। मुझे ये बताइए, ये तो ठीक वैसे ही हुआ, बाजार में टीके नहीं, देश में टीके नहीं, लेकिन 1 मई से 18 से ऊपर वाले उम्र के लोगों को टीका दिया जाए का ऐलान। टीका केंद्र जाइए और टीके की टीस लेकर आम आदमी लौटता है कि वहां तो लिखा है कि भाई टीका नहीं है, आज टीका नहीं लगेगा। ऐसे मेरे ही एक दोस्त शांतनु श्रीवास्तव जो कि नोएडा में रहते हैं, कल वहां के केंद्र में गए और वहां पर लिखा हुआ था कि आज टीका नहीं लगेगा। कब हालात सुधरेंगे विश्वास जी?
मरीज जी जो को पैनलिस्ट कह रहे थे मैं उनको सुन नहीं पाया, लेकिन मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। आपके प्रश्न का मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमने 1 मई से टीकाकरण का ऐलान किया। इसका मतलब 1 मई को पूरे 18 साल से 44 साल के सब लोगों का टीकाकरण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये शुरुआत होती है, एक पूरी प्रोसेस है। इसको संभवतः 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लगता है। जैसे यूएसए इतनी एडवांस कंट्री है, उन्होंने हमारे से काफी पहले टीकाकरण चालू किया और मई में वो पूरा करना चाहते थे, लेकिन बाइडेन साहब ने भी कहा कि मई के पहले हो नहीं सकता है। देखिए, इसमें दिक्कत है, हमारे पॉपुलेशन को देखते हुए, प्रायोरिटीज देखते हुए इसमें समय लगने वाला है। इसलिए 1 मई को घोषणा की, इसका मतलब आप 8 मई को कहाँ पहुंचे ऐसा पूछना पूरी तरह बराबर नहीं है। टीकाकरण के लिए रैंपिंग अप चल रहा है। जो भारत बायोटेक है, कोविशील्ड है और सीरम है, इनका मैन्युफैक्चरिंग का रैंपिंग अप हो रहा है। स्पुतनिक भी आ रहा है अभी। मेरे ख्याल से जैसा जैसा इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, टीकाकरण और सुलभ होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसकी मात्रा मिलेगी। आज करीब विश्वास जी, कोने कोने से, देश के कोने कोने, गली गली से एक ही आवाज आ रही है कि टीके को लेकर जो आम आदमी की टीस है, काश उसे सुने सरकार। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद देश का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल में डॉक्टर नरेश चावला, डॉक्टर ईश्वर गिल्डा, डॉक्टर सीमा मलिक, विश्वास पाठक जी, विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर चावला, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, लोगों के मन में ये एक उत्सुकता है कि वो ये समझे कि जो ये जीवन रक्षक घोल यानी कि एंटी कोविड-19 ड्रग जो आज आई है D2G, जी हाँ, ये कितनी कारगर हो सकती है। और इसके साथ साथ डॉक्टर चावला, हम ये चाहेंगे कि बताएं कि ये ड्रग अगर काम कर रही है तो क्या इसके बाद भी वैक्सीन लेना जरूरी होगा? अवस्थी साहब, मैं ये फर्स्ट खुलेआम इस बात को क्लैरिफाई कर दूं, हालांकि इस नई दवाई का आना हमारे लिए एक वेलकम न्यूज है। फर्स्ट थिंग, अभी जो ट्रायल बताया गया है सिर्फ 110 लोगों का है, इज ए वेरी स्मॉल ट्रायल। तो आई थिंक डीजी को मालूम है, DRDO को, कि इसको थोड़ा एनलार्ज करना पड़ेगा और इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन होने भी बाकी है। तो हमारी खुशी एक तरफ, लेकिन अगर सेकेंड वेव जो बहुत बेदर्दी से पूरे हिंदुस्तान में उसने तहलका मचाया हुआ है उसको देखा जाए, तो उसके संदर्भ में जो 2 चीजें जो आज की तारीख में कारगर हैं, उसका नाम है सोशल वैक्सीन, यानी कि जिसको हम कहते हैं कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। आज भी जो कड़ाई है, जिसमें घरों से ना निकलना बेवजह और मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ ना करना और अपने खान पीन का इम्यूनिटी के लिए ख्याल देना, ये कहीं ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, जहां तक वैक्सीनेशन की बात की है, जिसकी थोड़ी दिक्कतें जरूर आ गई हैं, तो आई वुड से कि हमें हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने के लिए अगले 3-4 महीनों के अंदर, अभी हम 16 करोड़ वैक्सीनेशन कर पाए हैं, 16.5 करोड़, अभी हमें इसको 45, 50, 55 लाख पे लाना पड़ेगा, ताकि हम हर्ड इम्यूनिटी पैदा करें। जो थर्ड वेव का डर पैदा किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे बच्चे शायद बीमार हो सकते हैं, उनको बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है हमारी पूरी ताकतें, हमारी वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ाना, हमारी लॉजिस्टिक्स को बढ़ाना। जहां किसी प्रदेश में, किसी डिस्ट्रिक्ट में दिक्कतें आ रही हैं, उसको बहुत ही फोकस्ड मैनर से जल्दी ठीक करना, ये इससे सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी ये है। जो तीसरी प्रायोरिटी जो एकदम वाली थी कि जो हमारे हॉस्पिटल्स में जो लोग पहुंच जाते हैं और आईसीयूज में वो सेवाएं नहीं आ रही हैं, ऑक्सीजन की कमी, एसेंशियल ड्रग्स की कमी, आईसीयू बेड्स की कमी, ऑक्सीजन बेड्स की कमी, उसको दूर करने के लिए आपके चैनल के थ्रू मैं आम लोगों को कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके अगर कोरोना आप डायग्नोज हो भी जाएं तो घबराइएगा नहीं। 85 to 90% पेशेंट्स अपने घर बैठे बैठे होम आइसोलेशन से सिर्फ अपने फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन की सलाह से ठीक हो सकते हैं। तो आम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि इसका तहलका ना मचाएं। अब हम थोड़ा सा जल्दी, मुझे उम्मीद है कि पूरे देश का फोकस ध्यान डॉक्टर चावला, लेकिन इस समय सरकार ने एक नियम बनाया है कि जो संदिग्ध मरीज होंगे उनको भी भर्ती करना अब अनिवार्य होगा। बेड है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, ऐसे में ये हवाई बातें, आपको नहीं लगता कि ये जमीनी हकीकत से कोसों दूर है? बिल्कुल भी नहीं है, हम कोसों नजदीक हैं। हमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन करना है। राष्ट्र की सरकार अपना काम करे, राज्य की सरकारें अपना काम करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करें, कोरोना वॉरियर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स जो अग्रसर हैं वो अपना काम करें, फ्रंटलाइन वॉरियर्स
म्युनिसिपल वर्कर्स, पुलिस वर्कर्स और एनजीओज, अगर हम सिर्फ सब मिल के ठान लें तो मैं समझता हूं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लोगों को, आम लोग आज जो लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सब मान लें तो मुझे संपूर्ण विश्वास है 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। मैंने इतने तक भी कहा है कि जो लॉकडाउन चल रहे हैं ये बहुत ही सॉफ्ट लॉकडाउन है। लेट आवर लॉकडाउन्स बी मिलिट्री टाइप या नेशनल लॉकडाउन लगे। अगर हम 2 हफ्ते के लिए ये सब ऐलान करें तो मैं दावे और यकीन से कह सकता हूं हम इस जो स्टेम चल रही है इसको रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर ईश्वर गिल्डा, हे ईश्वर रहम करो कोरोना से अब दर्द देखा नहीं जा सकता। जी हाँ, और दर्द देखा नहीं जा सकता। मरीज जिस रफ्तार से आंकड़ा रोज बढ़ रहा है मरीजों के मौत का, तो ऐसी सूरत में जैसा कि डॉक्टर चावला कह रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी के लिए टीकाकरण सक्रियता और आक्रामकता के साथ होना चाहिए। डॉक्टर गिल्डा। मनीष जी, आपके मनीषा मैं समझ चुका हूं। मुझे 3 मिनट का वक्त दीजिए और 3 मुद्दों पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र, मुंबई, मैंने बहुत पहले ही बता चुका हूं कि महाराष्ट्र अभी झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। तो महाराष्ट्र सिर्फ नाम से बदनाम है, जैसे मुन्नी बदनाम है, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस ढंग से मैनेज किया है वो कॉपी करने जैसा है। मुंबई का भी जो जिस ढंग से किया है वो कॉपी करने जैसा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। आज सारे देश का जो कोविड मैप है वो पूरा रेड मैप है, रेड मैप। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ छोड़ के बाकी सब जगह बहुत ज्यादा प्रमाण में कोविड फैला है। आप सिर्फ आंकड़ों से मत जाइए, परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी जाइए। परसेंटेज के अंदर गोवा नंबर 1 पे है, वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे, राजस्थान नंबर 3 पे, और आपको उत्तराखंड के आंकड़े देखेंगे कि पर मिलियन जो लोग की डेथ हो रही है, सबसे ज्यादा देश में डेथ हो रही है देहरादून में, और उसी ढंग से सबसे ज्यादा जो मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं वो आपके गुड़गांव में पर मिलियन पॉपुलेशन में। तो ये आंकड़े आप देखते नहीं है। दूसरी चीज ये है कि लोगों को ये पता चले कि ये ट्रायल क्या होते हैं, क्योंकि सब लोग अभी 110 के ऊपर हम हवा में बात नहीं करना चाहते हैं। ये 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है एनिमल ट्रायल, लेबोरेटरी ट्रायल, और उसके बाद में 3 ह्यूमन ट्रायल। 3 ह्यूमन ट्रायल में पहला फेज 1 होता है सेफ्टी, ये ड्रग जो भी है सेफ है कि नहीं है, ये खाली 30 से 50 लोगों में होता है। फेज 2 होता है एफिकेसी, जो इफेक्टिव है कि नहीं है, ये 300 से 500 लोगों में होता है। और फेज 3 5000 10,000 लोगों में होता है। उसमें देखा जाता है इम्यूनोजेनिसिटी, यानी जिस कारण से आप कोई चीज लेके आ रहे हैं उसका फायदा कितना होगा। तो सेफ्टी, इफिकेसी, इम्यूनोजेनिसिटी तीनों में लेना चाहिए, तब वो ट्रायल सक्सेसफुल माना जाता है। तो हमारा फेज 3 बाकी है। फेज 2 भी काफी छोटा है, 110 लोगों में है। तो हम लोग कोई इसमें हड़बड़ी नहीं करें और इसका राजनीतिकरण भी नहीं करें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। राजनीतिक नेता लोग बैठे हैं, उससे हाथ जोड़कर विनती है का राजनीतिकरण मत कीजिए। ये मेडिकल चीज है, मेडिकल अनुसंधान है, इसको पूरे वर्ल्ड में हमको छाना है तो पूरा अच्छे ढंग से प्रूव करें। जी डॉक्टर गिल्डा, तीसरा मुद्दा जो आपका डॉक्टर गिल्डा, तीसरा जो मुद्दा वैक्सीन का है, आपने बहुत सही ढंग से उठाया। जी कि हमें डॉक्टर इतने ईश्वर गिल्डा, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं थी कि 18 से 45 का बोल दे, 25 से 45 तो भी चलता था। जी लेकिन डॉक्टर जैसे गिल्डा, फ्लाइट में आप कोडिंग करते हैं, डॉक्टर गिल्डा, 18 से 45 के बीच में 45 करोड़ लोग हैं। 18 से 45 उम्र के बीच में जो संख्या और आंकड़ा है डॉक्टर गिल्डा, वो 45 करोड़ लोगों का है। और टीकाकरण, जी हाँ, अपने आप में ये एक कैलाश के शिखर पर चढ़ने से कम नहीं। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर सीमा मलिक हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, मैं आपको डॉक्टरों के क्रम में ही आपको मैं ला रहा हूं। मेरा सवाल आपसे, डॉक्टर गिल्डा ने कहा, जी हाँ, हड़बड़ी ना करें, गड़बड़ी हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बिकॉज ये बहुत जरूरी है, संयम रखना बहुत जरूरी है। पर और वैक्सीनेशन एंड मतलब सभी लोग कहते हैं और मैं भी कहूंगी कि कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, एंड वैक्सीनेशन से ही इम्यूनिटी आ सकती है। बट देखिए, आप अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप बोलेंगे कि हम राजनीति करते हैं, पर वैक्सीन की उपलब्धि और वैक्सीन पे जो सवाल उठा रही हैं, आपदा में सियासत तो हो रही है डॉक्टर मलिक, आप एक प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन सियासत रुक नहीं रही। इसी आपदा में सियासत को भी अवसर मिल रहा है। देखिए, मैं आप बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और हमारे पास अगर वैक्सीन नहीं है तो हम डिमांड सेंटर से करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे रहेंगे। अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं है, अगर हम 8 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं, हमारे पास पूरी तैयारी हर चीज है, पर अगर वैक्सीन की हमें उपलब्धि ही नहीं है तो हम फिर कहाँ से करेंगे। तो अगर हम बड़ी विनम्रता से हम डिमांड करते हैं, ऑक्सीजन का हमने अपना अरेंजमेंट कर लिया
जिसकी सभी ने तारीफ करी भी, डॉक्टर साहब ने भी बोला, धन्यवाद करना चाहूंगी उनको। तो हम लोग को ऐसा नहीं जी, है, और एक देखिए, वैक्सीन अकेले की एक कमी, व्यक्ति नहीं कर सकता वैक्सीन जो की कमी, डॉक्टर सीमा मलिक घूम फिर कर आकर बात यहीं रुकती है। विश्वास अभी पाठक आप जी, देखिए 48% लोगों को जी second dose विश्वास लगी है पाठक जी, केवल। Second dose टीके को available लेकर नहीं है। ही टीका किया जा रहा है, टीके को लेकर ही टीका है विश्वास पाठक जी। अगर ये मुहैया नहीं होगा तो ये जंग जीतना आसान नहीं। आपने विशेषज्ञों को भी सुना होगा विश्वास पाठक जी। और जहां तक बात की जाए अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ढंग से हो पाती तो शायद आज अदालत को टास्क फोर्स का गठन नहीं करना पड़ता। विश्वास जी, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने 12 मेंबर्स का एक टास्क फोर्स का गठन किया है। उसका हम स्वागत करते हैं। उससे अगर फायदा है ना तो फायदा होगा, उसको सभी के लिए लाभ होने वाला है। लेकिन मैं थोड़ा हैरान हूँ, वो 12 लोगों का जो टास्क फोर्स है उसमें चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट का IAS ऑफिसर, उसके वो अलावा पूरे 11 ये मेडिकल ऑफिसर्स है, मेडिकल एक्सपर्ट्स है। आज हमें ऑक्सीजन यातायात के लिए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए वो एक्सपर्ट की भी जरूरी है, वो इसमें नहीं दिखा दे रहे। लेकिन कोई बात नहीं, टास्क फोर्स से अगर फायदा होता है तो हम उसको सपोर्ट ही करेंगे, तो उसका फायदा रहेगा। देखिए, ऑक्सीजन में दिक्कत क्यों आई? हमारे देश में 6000 मैट्रिक टन की हमारी ओवरऑल इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की लिमिट थी। उसमें मेडिकल ऑक्सीजन सिर्फ 1600 मैट्रिक टन लगता था। वही मेडिकल ऑक्सीजन 6000 मैट्रिक टन के ऊपर चले गया। ये किसी ने सोचा नहीं था। सेकंड फेज में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी बढ़ेगी, और उसमें भी अनसर्टेनिटी है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र में इतना रहेगा, मध्य प्रदेश में उतना रहेगा। डिमांड, सप्लाई, डिस्टेंस, लॉजिस्टिक, इसका गणित न बैठने के कारण ये एक अव्यवस्था निर्माण हुई है, जिससे मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी तरह से उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, दिल्ली का उदाहरण लिया जाए तो 15 दिन पहले दिल्ली में उन्होंने, केजरीवाल ने कहा था कि हमें 300 मैट्रिक टन बढ़ा के 480 कर दो, और उसके 3 दिन के बाद में कहा हमको 700 मैट्रिक टन कर दो। अब इस प्रकार का जो डिमांड, सप्लाई और लॉजिस्टिक है, जैसा कन्याकुमारी से ऑक्सीजन आ रहा है, उसमें दिक्कतें आ रही है। ये दिक्कतें अभी काफी मात्रा में कम होगी। जैसा महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सफिशिएंट ऑक्सीजन है। जब हम मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में सफिशिएंट ऑक्सीजन है, नागपुर में सफिशिएंट ऑक्सीजन है। लेकिन मुंबई और दिल्ली का जो कंपैरिजन हो रहा है, उसके ऊपर बार बार कहा जाता है कि मुंबई में बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं भी मुंबई में बैठा हूँ। मुंबई से मैं आपको बताना चाहूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई जो सबसे खराब हालत थी उसका दिल्ली से कंपैरिजन किया, और कहा कि मुंबई आपसे अच्छा है। इसका मतलब मुंबई के सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। मुंबई में 40,000 RT-PCR टेस्ट होना जरूरी है, विश्वास जी, तो उतने नहीं हो रहे हैं। विश्वास जी, मैंने सवाल आपसे टीके की टीस का किया था, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम अदालत के फैसले का टीस दिखाई देता है आपके शब्दों में, कि आपको टीस है कि आखिर मुंबई की तारीफ आखिर क्यों की अदालत ने? अगर की, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार नहीं है। विश्वास जी, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, 40,000 RT-PCR टेस्ट होना मुंबई में अपेक्षित है, वो 30,000 के ऊपर नहीं जा रही है। देखिए, अगर आप टेस्ट बढ़ाओ तो पॉजिटिविटी भी आ रही है, केसेस भी आ रही है। वो कहीं पे भी मुंबई में टेस्ट कम किए जा रहे हैं, इसलिए मुंबई में सब ऑल वेल नहीं है। मैं मुंबई में बैठा हूँ, पर ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम भी इनको एनकरेज करना चाहते हैं, अब अच्छा काम करो। और ये सरकार मुंबई में अच्छा काम विजय कर कौशिक जी आ रहा हूँ। डॉक्टर गिल्डा आपके पास आऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। डॉक्टर गिल्डा आपके पास आऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। विजय कौशिक, जिस तरह से बात हो रही है, और सोनिया जी ने भी एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिस्टम नहीं फेल हुआ, नेतृत्व विफल हुआ है। जहां तक बात की जाए, आज मेरे सहयोगी राजीव शर्मा एक कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक नारा दिया। जी हाँ, एक नारा था, घर घर मोदी। जी हाँ, घर घर टीका क्यों नहीं? विजय कौशिक। अवस्थी जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दूसरी लहर इतनी भयानक क्यों हुई है, क्यों देश में इतनी मौतें हुई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश के ज्यादातर लोगों को घोटाले वाली वैक्सीन लगी है। क्या आपको मालूम है आपको कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए थी और कौन सी लगी है? जब भारत बायोटेक की वैक्सीन लॉन्च हुई थी, कोवैक्सीन, आपने लगाई या नहीं? आपने लगाई या नहीं? आपको तो सरकार की वैक्सीन पर ही विश्वास नहीं था। आपने जब ये वैक्सीन, जो कि वैज्ञानिकों ने इसे विकसित कर बाजार में लाया था, तो आप ही लोग थे जो इसी वैक्सीन पर सवाल भी उठाए थे। विजय जी, भरोसा था ना, हमने जो सवाल उठाए थे वो आधार पूनावाला की वैक्सीन पर उठाए थे कि उसके ट्रायल पूरे नहीं हुए। और आधार पूनावाला ने जो वैक्सीन बनाई थी वो सर्दी जुकाम के वायरस से बनाई थी, चिंपैंजी से वायरस लेकर। आज आधार पूनावालों को कई हजार करोड़ एडवांस दे दिए गए। आधार पूनावाला ब्रिटेन में भाग गया। आज उन्हें एडवांस के पैसों से वो निवेश कहाँ कर रहा है? विदेश में। तो ये जो देश में वैक्सीन का घोटाला हुआ है, या तो सरकार को धोखे में रखकर हुआ है, या सरकार की इसमें मिली भगत है। माननीय मोदी जी को विजय जी, आपको टीस है,
विजय कौशिक जी, मेरी आपको टीस नहीं, टीस मैं है सबूत के 2G साथ बात वाली, कर रहा हूं। 2G वाली ना। टीस आपको है, वो आप 2DG की जो तारीफ करनी चाहिए उसको लेकर आप आशंकित दिखाई देते हैं। विजय कौशिक अच्छा, जी, मेरी एक बात मुझे सुन लो, बहस सबूत खत्म के करनी साथ। है, मुझे डॉक्टर गिल्डा के पास जाना अच्छा, होगा। सिर्फ एक डॉक्टर बात ईश्वर कह रहा हूं गिल्डा, सिर्फ। डॉक्टर ईश्वर गिल्डा, एक बात। मुझे ऐसा लगता है कि जब सियासी मेहमान कह रहे हैं तो आप बड़े मुस्कुराते हुए पैनल में दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में भी, इस आपदा के काल में भी, इस आपातकाल में भी सियासत वाले अवसर जरूर ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर गिल्डा, अरे सर वैक्सीन तो बड़े दुख चाहिए। की बात है, बड़े दुख की बात है। वैक्सीन जब के बिना ऐसा बातें हम लोग करने का कोई फायदा जंग क्या लड़ है? रहे हैं, वार कर रहे हैं, तो उसके अंदर सब हम एक है। हम अलग अलग ढंग से नहीं लड़ सकते। अभी जैसे पाठक साहब ने बताया कि जांच के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो 4 लाख के ऊपर केसेस क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की कैपेसिटी जो टेस्टिंग की है वो सिर्फ 20 लाख की है, और एक ही दिन 30 अप्रैल को 19.5 लाख टेस्ट हुए, उसके बाद कभी उतने टेस्ट हुए नहीं। और जब भी आंकड़ा कम आता है, टेस्टिंग कम होते है, इसलिए आंकड़ा कम आता है। तो ये सिर्फ बंबई में नहीं है, ये पूरे भारत में ऐसे ही है। हमारे पास जी, हमने डॉक्टर टेस्टिंग भी ईश्वर राशन गिल्डा। भी दिया है, हर गांव के लिए हम जी तालुका के लिए डॉक्टर फिक्स गिल्डा, करके दिया है। डॉक्टर गिल्डा, और दूसरा एक समस्याओं का थोड़ा, अंबार, गलत समस्याओं फहमी का लोगों में अंबार जाएगी कि लोगों अभी भी को बगैर अभी भी कोरोना के सामने टेस्ट की दिखाई आदत किया देता जाता है। है। जी हाँ, बहुत अच्छी मरीजों चीज़ को है। निजात मिलती जी, दिखाई नहीं ये देती। टेस्टिंग में भी और जहां तक बात की जाए कालाबाजारी, तो अगर हमको जमाखोरी, ये लगातार बढ़ती जा रही है, चरम पर है। इसके साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर सीमा मलिक जो मुखर होकर कह रही थी कि वैक्सीन की कमी है, जो कि हकीकत भी है। जी हाँ, जमीनी हालात भी यही हैं। देश का सवाल में हमारे साथ विश्वास पाठक जी, बीजेपी प्रवक्ता के रूप में आए, विजय कौशिक जी, डॉक्टर सीमा मलिक और डॉक्टर ईश्वर गिल्डा, आप लोग आए, आपने अपनी राय साझा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, कार्यक्रम खत्म करते करते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, वैक्सीन के रूप में अमृत बूंद आई थी, जी हाँ जारी है, लेकिन अब अमृत घोल भी आया है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मिलकर कोरोना को पूरी तरह नेस्तनाबूत यानी कि नष्ट कर देंगे। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।